Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS channel। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में हम देखेंगे पूरे वीक की करंट अफेयर्स, यानी जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम लोग पूरे वीक में क्या करते हैं, कुछ इश्यूज देखते हैं, कुछ मुद्दे देखते हैं, कुछ समाचार होती है, वल्नरेबल फैक्ट्स होता है। लेकिन आज की क्लास में केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाया जा रहा है, यानी पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम लोग उसको देखेंगे, गो थ्रू हो लेंगे। मैंने बार बार कहा है कि कुछ नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है, एज मच एज रिविजन। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक, 12 रिफिल का मतलब होता है ये वो है जो 12 सिलेंडर होते हैं तक 14.2 केजी के सिलेंडर पर, सिलेंडर कितने केजी का होता है आप देखते हैं, बड़ा सिलेंडर सभी को ये घरों में यूज करते हैं, उसमें कितनी गैस भरी होती है, 14.2 केजी होती है। ओके, इस सिलेंडर पर 200 रुपये से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 400 रुपये प्रति बोतल, 500 रुपये प्रति बोतल, 700 रुपये प्रति बोतल, 300 रुपये प्रति बोतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी जो राइट आंसर 300 रुपये प्रति बोतल कर दिया गया है। कितने पर, 12 सिलेंडर जो है, 12 रिफिल या 12 सिलेंडर इसको आप बोलते हैं जो हम लोग को साल में दिया जाता है। इसके अलावा आखिर यह किस योजना के तहत इसको किया गया है, तो यह जो इसका डिसीजन लिया गया है इसके पीछे किस योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री कौन सी है, उज्ज्वला योजना के तहत ये ऐसा निर्णय लिया गया है। यानी किस, और प्रधानमंत्री अगर बात की जाए उज्ज्वला योजना की, तो इसको लॉन्च कब किया गया था, इसे लॉन्च कब किया गया था, 2016 में। और किसके लिए है ये योजना जो आई थी, किसके लिए है, तो गरीब घर की महिलाओं के लिए। उनको क्या किया जाएगा, मुफ्त में, गरीब घर की जो महिलाएं हैं उनको जमा मुक्त एलपीजी सिलेंडर जो है प्रोवाइड की जाएगी, जमा मुक्त एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड की जाएगी गरीब घर की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो इसलिए ये डिसीजन को ध्यान रखिएगा कि 200 रुपये से बढ़ाकर के 300 रुपये कर दिया गया है। पहले इस सिलेंडर की कीमत क्या होती थी, 701 रुपये, लेकिन अब जब ये सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि 200 से 300 कर दिया है, तो अब सिलेंडर की कीमत कितनी हो जाएगी, 601 रुपये आपकी हो जाएगी। 601 रुपये प्रति माह आपको पे करना होगा। ओके, चलिए, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो करंट के साथ जुड़ा हुआ है कि इसका विस्तार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार किया गया है 2026 तक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका विस्तार किस ईयर तक के लिए किया गया है, 2026, यानी 2026 तक के लिए इसका विस्तार किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए मोबाइल हैंडलेड डिवाइस, कौन सी डिवाइस है, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड का मतलब हो गया कि हाथ में पकड़ने वाला कोई ऐसा एक डिवाइस होगा, कोई ऐसा एक उपकरण होगा, और किसके द्वारा है, तो ये एसबीआई के द्वारा है। ओके, क्यों किया गया है, तो ये वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए। यह निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं जो प्रदान करेगा, जो डिवाइस आपके घर तक आ रहा है वो कौन सी सर्विस आपको घर पे आके देने वाला है, ये आपको यहाँ पे समझना है। ऑप्शन दिया गया है नकद निकासी, यानी जो कैश होता है उसको विड्रॉ, कैश को जमा करना, फंड का ट्रांसफर करना, या ऊपर के सभी। डी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर, ऊपर के सभी। यानी आप इस योजना के तहत, कौन सी योजना है, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस, इस उपकरण के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। आखिर ये स्पेशली किसके, क्या ऐसे हम आपके लिए, जो हम लोग पूरी तरह से एक देखा जाए तो अभी युवा वर्ग में आते भी हैं, और फिजिकली भी हम लोग पूरा, मतलब किसी तरह की, कहीं भगवान की एक शुक्र है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये योजना हम लोगों के लिए घर तक पहुँचाएगा। सरकार अगर ऐसे करेगा तो इतनी करोड़ के अरबों की जो आबादी है, ये तो संभव नहीं है वहाँ तक पहुँचाना। तो यह योजना जो है, इस प्रकार की जो एक लॉन्च किया गया उपकरण को, ये किसके लिए किया गया, ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स यानी क्या हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ओके, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और कौन शामिल हो सकते हैं, और कौन शामिल हो सकते हैं, तो इसमें वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के लिए ऐसा किया गया है, दिव्यांगजनों के लिए। एनी डाउट, दिव्यांगजनों के लिए किया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह जो डिवाइस एसबीआई को जो किया गया, ऐसा डिवाइस का लॉन्च, इसका जो अनावरण किया गया है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, इसका अनावरण किया गया है दिनेश खारा,
दिनेश खारा, दिनेश खारा के द्वारा। ओके, चलिए, उद्देश्य क्या होगा, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स क्या होते हैं जनरली वो बैंक नहीं जा पाते हैं, है ना, तो उनका क्या रहता है, ठीक है भैया हम घर में हैं, सही है, बिल्कुल ओके, इट्स ओके, और कोई ऐसा बात नहीं है। तो ये जो एसबीआई की कहा जा सकता है कि एसबीआई की एक बहुत अच्छा ये कार्य रहा कि इस प्रकार के डिवाइस को लॉन्च कर दिया गया है, ताकि उन बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, साथ में दिव्यांगजनों को भी ना हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पीएम मोदी ने उज्जैन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना का शिलान्यास किया। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी इज योर राइट आंसर। क्यों? यहाँ पे बोला गया है बी में ग्वालियर और श्योपुर जिले, कितने करोड़ का है ये बजट? 1530 करोड़ का। और कौन सा बजट है? तो जल जीवन मिशन परियोजना। कहाँ पर है ये? एमपी का, एमपी के प्रोजेक्ट के लिए, यानी जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितनी की जा रही है खर्च? तो पीएम मोदी जी के द्वारा 1530 करोड़ रुपए का बजट वहां पर दिया गया है, या बोल सकते हैं कि इस परियोजना के लिए शिलान्यास किया गया है, या कुल मिलाकर के बजट तो दिया गया, इतनी की बजट है जल जीवन मिशन के, ये ध्यान रखना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यों नहीं होगा आंसर? तो इसका क्या होगा? क्योंकि पीएम मोदी ने उज्जैन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, यह गलत है। उज्जैन में नहीं है, ये कहां पे रखा गया है? इंदौर में, इंदौर में रखा गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो आखिर उज्जैन में क्या है? उज्जैन में क्या किया गया है, इसको लिख ले यहां पर। उज्जैन में क्या है? इंटीग्रेटेड। ओके, ये उज्जैन में ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? उज्जैन में। और इंदौर में मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है उसकी आधारशिला रखी गई है। ये 2 पॉइंट हो गए। ओवरऑल अगर बात की जाए एमपी की, तो टोटल जो गवर्नमेंट वहाँ पे जो प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पे 1530 करोड़ का ये बजट हो गया, ओवरऑल एमपी गवर्नमेंट को कितना का बजट है, कितना का बजट दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह 19,260 करोड़। ओके, इतनी की बजट है वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इन दिनों क्या हुआ है, लगातार प्रत्येक स्टेट को, प्रत्येक तो नहीं बोल सकते, कुछ कुछ स्टेट जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ का बजट दिया गया है, राजस्थान में आप देख ही रहे हैं, जोधपुर में 5,000 का बजट दिया गया है, आईआईटी जोधपुर वगैरह का जो शिलान्यास। तो इस प्रकार से कुछ कुछ जहाँ बजट दिए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एमपी में कितना है? 19,260 करोड़ का। और एमपी के सीएम कौन है? सीएम कौन है अगर बात की जाए तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ओके, शिवराज सिंह चौहान। और इसके अलावा और कौन सी है वहां पे? अटल बिहारी। इसके अलावा कुछ और भी लिख लें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, वाजपेयी क्या है? यह अटल बिहारी वाजपेयी है क्या? तो दिव्यांग, ये क्या है? दिव्यांग खेल प्रशिक्षण, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। ओके, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी किसको क्या समर्पित किया? कहां पर है ये? ग्वालियर में। ओके, ग्वालियर में। किसको समर्पित किया गया है? राष्ट्र को। ये भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कि अटल बिहारी वाजपेयी तो कहाँ है, तो ये भी जो किया गया वहां पर। इसके अलावा मैंने अभी कहा छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ का बजट है, ध्यान रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कितना है? गवर्नमेंट वहां पे कितना दे रही है केंद्र सरकार के द्वारा? 27,000 या कहीं कहीं आपको मिलेगा 26 करोड़, 26,000 करोड़। ओके, 27,000 करोड़ या 26,000 करोड़ की बजट वहां के लिए भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए ग्रीन वार रूम को जो है लॉन्च किया है?
ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा सरकार, ऑप्शन ए, बी राजस्थान सरकार, सी उत्तर प्रदेश सरकार, डी दिल्ली सरकार। तो किसके द्वारा किया गया है? यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? वायु प्रदूषण के खिलाफ। अभी लगातार न्यूज में, इवन आज भी आप देखेंगे तो दिल्ली में जो है वायु का प्रदूषण जो है लगातार ये बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से काफी यहाँ पे प्रदूषण जो है एक कह सकते हैं कि ज्यादा ही प्रदूषण फैला हुआ है पिछले 3 दिनों से। और यहाँ पर अभी क्या किया गया है, 5 अक्टूबर से धूल के मतलब जो धूल प्रदूषण होता है उसके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है 5 अक्टूबर से। तो खैर के खिलाफ शीतकालीन किस योजना के तहत? तो शीतकालीन एक कार्य योजना है। आखिर शीतकालीन कार्य योजना है क्या? होता क्या है कि जैसे शीतकाल आरंभ होता है, क्योंकि वर्ड जब शीतकाल दिया गया तो इस समय में दिल्ली के पास यानी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के पास में ही है, दिल्ली से सटे हुए हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान क्या करते हैं? पराली खूब जलाते हैं। पराली यानी पुआल, जो धान वान का जो होता है ना खेतों में बचा हुआ धान को काट कर निकालेगा जो खेतों में रह जाता है, तो पराली जलाने का कार्य बहुत बोल सकते हैं कि अधिक मात्रा में, अधिक एक तो होता है कि चलो अधिक है, ठीक है, थोड़ा बहुत अधिक हो गया, लेकिन एक्सेस हम बोल सकते हैं इसको, एक्सेस हो जाता है, काफी एक्सेस, अधिक की इसको हम बोल सकते हैं। इतनी मात्रा में जो यहाँ के किसान जो है पराली खूब जलाते हैं, जिसके कारण वन ऑफ द मेजर रीजन है अगर दिल्ली का पॉल्यूशन में, तो इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, इस पराली का बहुत बड़ा हाथ है दिल्ली को पोल्यूट करने में। ओके, तो इसी के लिए क्या किया गया है? एक शीतकालीन कार्य योजना है जो कि 24/7 टाइम चलेगा ये। और क्या है यह? ग्रीन वार रूम। ये कौन सा इसको किया गया है? ग्रीन वार रूम लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा? एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ा रहेगा, एक मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन के साथ भी क्या रहेगा? यह जुड़ा होगा। ओके, ये ग्रीन वार रूम को लॉन्च किया गया है। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है? अगर बात की जाए कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है, किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, गोपाल राय। एनी डाउट? गोपाल राय के द्वारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023-24 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.2% पर अपरिवर्तित रखा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल ये सही है, 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर बात की जाए आरबीआई की तो रेपो रेट को 6.2% नहीं है, ये 6.5% है रेपो रेट। रेपो रेट 6.5% है। इसके अलावा अगर ये बात की जाए, ये तो रेपो रेट हो गया। अगर बात की जाए इसमें एसडीएफ की कितनी है, एसडीएफ कितनी है, तो ये है 6.25%। एंड अगर बात की जाए बैंक रेट 6.75%। एंड बैंक रेट हो गया, एसडीएफ हो गया। इसके अलावा एमएसएफ की अगर बात की जाए तो ये भी है 6.5%। बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा क्या होता है? इक्वल ही होता है। बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट दोनों हमेशा इक्वल होता है। एसडीएफ 6.25%, रेपो रेट 6.5%, इसको ध्यान रखना है। बाकी तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और ये जो 6.5% देख रहे हैं ना, ये मतलब लगातार 4th टाइम्स से ये ऐसे ही बना हुआ है 6.5% पर। ओके, चलिए आरबीआई के अगर चलिए तो क्वेश्चंस में बना हुआ है तो यहाँ नहीं देंगे, आगे क्वेश्चन इसके ऊपर और मिल जाएंगे। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुरली राम कृष्णन, सीवम चतुर्वेदी, रविशंकर, पी.आर. शेषाद्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पी.आर. शेषाद्री। पी.आर. शेषाद्री को क्या किया गया है? साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सी के रूप में नियुक्त किया गया। ये किसका स्थान ले रहा है? तो ये मुरली राम कृष्णन का स्थान लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं साउथ इंडियन बैंक, ये किस प्रकार की बैंक है? साउथ इंडियन बैंक ये इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपका एक प्राइवेट बैंक है, यानी निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट बैंक। ओके, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई है, 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल के त्रिसुर में। ओके, केरल के त्रिसुर में इसकी हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 30 सितंबर 2023 को 28वें महानिदेशक सीमा सड़क यानी डीजीबीआर के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो इसके यहाँ ध्यान रखिएगा,
लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन, डी इज योर राइट आंसर। लेकिन किसकी सेवानिवृत्ति के बाद आए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की सेवानिवृत्ति, यानी इनकी रिटायरमेंट के बाद जो आपके रघु श्रीनिवासन है, इनको बनाया गया है महानिदेशक। इनकी रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के बाद। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिया गया है, ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी लद्दाख। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीआई टैग दिया गया है पश्मीना को, यानी जम्मू एंड कश्मीर, पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है, पश्मीना को। ओके, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इस साल यानी 2023 की बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है। जैसे कौन सी होगी? जैसे कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? एक आपकी आती है बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग। ओके, और दूसरी जो जीआई टैग दी गई है वो है चिकरी की लकड़ी, चिकरी की लकड़ी। एंड थर्ड उत्पाद है आपका पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल पता है ये काफी कॉस्टली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है चीन, भारत, रूस, जापान। तो किसके साथ किया है? रूस के साथ इसको क्या हुआ है? अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? यूरेनियम। दूसरी चीज यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, ओके, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यह 33वां, इसमें हमें लिख देती हूँ, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में पूरी दुनिया में बांग्लादेश किस क्रम पे है? तो यह आपका 33वां नंबर पर है बांग्लादेश। अगर बात की जाए नंबर 1 पे कौन है? जो लगातार उत्तर कोरिया, बांग्लादेश जो है 33वां क्रम है। यहाँ तक कि रूस ने तो ये भी कहा है कि इस रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो यूज हो चुका है यूरेनियम वगैरह जो यूज हो चुके हैं फ्यूल्स, जो ईंधन है वहाँ पर, उसको क्या करेगा? अपने साथ वो वापस ले जाएगा। इतना सपोर्ट रशिया कर रहा है। ओके, इतना सपोर्ट ये कर रहा है। चलिए, अगर अब बात की जाए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्लास में पूछ चुकी हूँ, आज का सवाल पूछूं या ना पूछूं ये समझ में नहीं आ रहा है इस सवाल। एंड हाँ, सवाल से मुझे याद आया, रेखा, अनूप एंड सूरज, थैंक यू सो मच आप लोगों के रिप्लाई देने के लिए। और इसके साथ एक लाइन और बोलना चाहूँगी कि मैंने कहा था फीडबैक देने के लिए, तो एक स्टूडेंट का फीडबैक आया भी था। एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी हिस्ट्री की क्लास को लेकर के, तो कल की जो वीडियो है हिस्ट्री की वो अपलोड भी हो गई है। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रेगुलर हिस्ट्री की वीडियो भी जाया करें। एक्चुअली क्या है, इन दिनों बीपीएससी की इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होने वाली है कल से, तो इस वजह से मेरी थोड़ी व्यस्तता हो गई है बीपीएससी मॉक इंटरव्यू में, यानी उस पैनल में मेरी भी भूमिका है, जिसके कारण थोड़ी मेरी व्यस्तता उधर हो गई है और हिस्ट्री की वीडियो जो आप लोगों को अपलोड नहीं हो पाई है। लेकिन अब ये कोशिश मेरी रहती है कि हाँ मैं करूं, और कल मैंने एक अपलोड किया भी है। आप लोग एक बार उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोग में से इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो या जिनको मेरी क्लास वो सही लगती है देख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सवाल मैं दे देती हूँ, या संडे है तो छोड़ दूँ, संडे है तो छोड़ दूँ या दे दूँ, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। चलिए सवाल दे देती हूँ, बहुत आसान सा सवाल है, केवल एक सवाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, केवल एक सवाल दूंगी। बांग्लादेश जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? केवल एक सवाल है आज का। बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने हाल में ही डैश वन्यजीव सप्ताह का उत्सव को शुरू किया है? 67, 68, 69, 70th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69th जो है वन्यजीव सप्ताह का उत्सव को शुरू किया है, 69th। ओके, चलिए
नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के 21 संस्करण का उद्घाटन किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा संस्करण था, तीसरा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं, जहां जहां राउंड अप कर रही हूँ ना, तो ये सोचिएगा कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। अमित शाह, नई दिल्ली, 2 दिन का है, तो कहाँ? आतंकवाद विरोधी सम्मेलन किसके द्वारा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। सम्मेलन का जो किया गया उद्घाटन किसका, कौन था? तो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। कौन सा संस्करण था ये? 3rd संस्करण है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए डैश आरक्षण की जो है घोषणा की है, 10%, 20%, 30% एंड 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। एक्चुअली क्या किया गया है कि बिहार में पहला ऐसा राज्य है जहां पर जो आपकी जातिगत जनगणना जो है, मतगणना जो की गई है, अब उसी के आधार पर एक्चुअली ये जाति जो मतगणना की गई है, जाति मतगणना, इसी के आधार पर वहाँ पर सबसे अधिक अगर देखा जाए तो संख्या किसकी है? तो आपकी EBC की है, करीब 36% है, 36 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है। उसके बाद BC कैटेगरी की है, आई थिंक BC की कितनी है? 19 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है। एंड जो आपके बोला जाए जनरल, यानी जो जनरल वर्ग जो कैटेगरी है उसकी है 15 पॉइंट समथिंग, 15.7 है ऐसा कुछ है, 15.5 या 7 ऐसा कुछ है। इसके अलावा SC का अगर बोला जाए तो वो है वहाँ पर 19 पॉइंट समथिंग, एंड ST की बात की जाए तो 1.6 में कुछ ऐसा परसेंटेज वहाँ पर है। अब बात ये आती है कि इन सभी के आधार पर ही जो EWS के लिए क्या किया गया, जब ये जनगणना की रिपोर्ट आई तो उसके नेक्स्ट डे ही किसमें, किस सेवा में? तो जो न्यायिक सेवा है, जुडिशरी जो सर्विस होती है, जुडिशरी सर्विस के लिए EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी गई है। इसको ध्यान रखना। और पहला जाति अगर बोला जाए कि कास्ट सेंसस जो दिया गया था फर्स्ट, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो बिहार राज्य ने ही दिया है फर्स्ट टाइम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि को डैश पर बरकरार रखा है, 6.3%, 6.8%, 6.6%, 7.3%। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.3%। एक्चुअली इसका जो पहले बरकरार रखा है, इसने पहले एक अनुमान लगाया कितना का? 6.4% का। ये पहले इसने अनुमान लगाया था 6.4% का, सॉरी 6 मैंने 4 लिख दिया, ये है, ये डाटा है। पहले इतना का अनुमान इसने लगाया था, 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया गया है। ओके, अगर बात की जाए कि लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष 2022-23 की अगर बात की जाए तो कितना था ये डाटा? 7.2% था, 7.2, यानी भारत के GDP वृद्धि को लास्ट ईयर कितना था? 7.2%। अभी कितना कर दिया गया है? 6.3% पे बरकरार रखा गया है। अब बात आती है विश्व बैंक को लेकर के। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अजय बंगा, अजय बंगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसकी स्थापना जो है कब हुई है? तो क्या था वो? ब्रेट्स वुड सम्मेलन से 1944 के तहत 1945 में इसकी स्थापना की गई है, 1945 में। अजय बंगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अजय बंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ने भारतीय वायुसेना को डैश लड़ाकू विमान का एक ट्विन सीटर संस्करण सौंपा। ऑप्शन A LCA तेजस मिराज 2000 वैश्विक 5000 एयरबेस C-295। मैंने एक आप लोगों को हिंट किया था कि आसमान में उड़ने वाला जो भी इस प्रकार का रहे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन शक्ति जो भी रहे, इन सब के निर्माण में किसकी भूमिका रहेगी? हाल की। बिल्कुल दिमाग बैठा लेना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंडिया, बस इसी की भूमिका रहती है। तो अब ये तो आपको एक फैक्ट हो गया, तो ध्यान रखना है। दूसरा बोला गया है किसके लिए है यह? तो यह भारतीय वायुसेना के लिए है, भारतीय वायुसेना के लिए। किस लड़ाकू विमान का किया गया है ट्विन सीटर? तो वो है आपका LCA तेजस, LCA तेजस का। ओके, इस सीटर का संस्करण जो है वो सौंपा गया है। निर्माण किसके द्वारा? हाल के द्वारा, हाल के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है किशोर जेना ने 88.88 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्यों होगा? क्योंकि ये सच्चाई है कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? एशियाई खेल में। नीरज चोपड़ा कौन है? तो ये कौन है? भाला फेंक खिलाड़ी है। भाला फेंक यानी ये भाला जो है बहुत तेजी से फेंकते हैं, बहुत दूरी तक फेंकते हैं, बहुत दूरी तक इनका भाला जाता है। तो दूरी तक जाता है तो कितने मीटर तक गया है? तो इनका गया है भाला कितने मीटर तक गया है जिसके कारण इनको गोल्ड मिला है? 88 पॉइंट इतने मीटर तक। और जो यह जो आप देख रहे हैं 88 पॉइंट, ये किशोर जैना का नहीं है, किशोर जैना का है 87.54। 87.54 ये किशोर जैना का है, ने अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इसने जीता है। किसने जीता है रजत पदक? किशोर जैना ने। क्वेश्चंस इतने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन को देखते हुए केवल एक सही हो जाएगा। एशियाई खेल चीन के हांगझाओ में, जो कि आज 8 क्या है? अक्टूबर है। स्टार्ट कब से हुआ था? 23 सितंबर से। एंड आज इसका क्या है? लास्ट डे है, अंतिम दिन है। इसमें कहाँ आयोजित हुआ? ये चीन के हांगझाओ में। अगर बात की जाए कि भारतीय कितने ऐसे स्पोर्ट्स इसमें शामिल, एशिया जो भारत की तरफ से कितने स्पोर्ट्स में कंपटीशन लिया गया? 39 खेलों में, 39 स्पोर्ट्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, इब्राहिम मोहम्मद शोली, अब्दुल्ला अमीन, मोहम्मद नाशीद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोइजी, इसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। 53% जो है वोट थी। यहाँ का मालदीव का नियम क्या है कि आपको जीतने के लिए एटलीस्ट यानी कम से कम 50% होना चाहिए। इनको 53% मिला था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे केवल राष्ट्रपति का ही ध्यान रखिएगा, दैट्स नॉट मोर देन दैट। भारत की बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो क्या हो गया है? सबसे निचले स्तर पर पिछले 1 साल में पहुंच गई है। सितंबर में यह डैश तक पहुंच गया। ऑप्शन दिया गया है 8.09%, 5.08%, सी 7.09% एंड डी 6.08%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.09%। एक्चुअली क्या हुआ है इसमें, जो अगर बात की जाए कि पूरे रेट में गिरावट कितनी की आई है, तो 1.87% की, 1.87% से ये इसकी गिरावट आई है। और गिरावट आने का कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट क्यों आई है? तो उसके पीछे 2 कारण आप देख सकते हैं। एक तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो आपका शहरी क्षेत्र है, ओके, इन दोनों ही एरिया में क्या हुआ है? जो श्रम की भागीदारी है यानी जो लेबर का हम बोल सकते हैं, लेबर भागीदारी में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। भागीदारी में वृद्धि। ओके, लेबर भागीदारी में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। क्लियर? 7.09 पर भारत पिछले 1 साल का अगर पूरा आप देख रहे हैं तो इतना है ये। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय डैश है। ऑप्शन ए आश्रय मेरा अधिकार है। ऑप्शन बी लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर शहरी अर्थव्यवस्था के स्तंभ। एंड डी है शहर बढ़े समाज बढ़े। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। फर्स्ट थिंग, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 अक्टूबर। यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे इमेज में लिखा हुआ है 2 अक्टूबर, मुझे यहाँ बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोह में समप्रीत 11 की शुरुआत की। उमरोह निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पर बोला है भारत और बांग्लादेश की सीमा, यानी जो संप्रीति जो एक्सरसाइज है, संप्रीति एक्सरसाइज, ये किसके किसके बीच में होता है? संप्रीति 11। संप्रीति 11 का मतलब होता है कि ये संप्रीति 11 यानी 11th एडिशन था, 11th एडिशन रहा है।
किस राज्य का हिस्सा रहा है उमरोई? उमरोई में किया गया है यानी मेघालय में किया गया है। और संप्रति में किन दो देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश संप्रति में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गई संप्रति को लेकर के। अगर बात की जाए सिम्बैक्स को लेकर के तो उसमें है भारत और सिंगापुर। स्ली नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह एक्सरसाइज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023 की थीम थी हिंसा को ना कहें। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2। फर्स्ट तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्या बोला है? 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन जो कि 2 अक्टूबर को होता है ना, तो ये अपने आप में रॉन्ग हो गया। क्या होगा? 2 अक्टूबर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वनडे विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, डी रिकी पॉन्टिंग, डी ब्रायन लारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। इमेज से भी देख के तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर को क्या बोला गया है? विश्व कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अगर बात की जाए केवल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वनली एम्बेसडर की अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन में केवल ये रहे, इतना रहे एम्बेसडर, तो कौन होगा? शाहरुख खान। अभी शाहरुख खान की मूवी आई है ना जवान। जवान आप में से कितने लोगों ने देख लिया है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जवान मूवी आप में से कितने लोगों ने देखा है? बताइएगा, ठीक है। और कैसी है बताइएगा क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों का एक बार देखूं फीडबैक क्या है, फिर मैं भी देखूंगी। ओके चलिए, तो किस व्यक्ति को वनडे विश्व खेल के, हाँ अब बात आती है वनडे विश्व कप की। तो आपका जो यह विश्व कप है कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हो चुका है कब से? 5 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट हुआ है ये? 5 अक्टूबर से। और ये कब तक है? 19th नवंबर। ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इसका आरंभ कहाँ से हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। स्टार्ट कहाँ से हुई है? प्रारंभ नरेंद्र मोदी स्टेडियम से आरंभ। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। ओके, और ये इसका समाप्त कहाँ होगा? समाप्त भी कहाँ होगा? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही है, समाप्त होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैदराबाद। राइट आंसर इसका क्या होगा? हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद में क्या किया गया है? पहला है ये, चूंकि पहला है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। यानी जो साइकिलिंग ट्रैक बनी उसके ऊपर सोलर रूफ, रात किसके लिए? रात में रोशनी प्रदान करने के लिए। रात में रोशनी, क्योंकि दिन में रोशनी की आवश्यकता तो है नहीं, तो रात में रोशनी प्रदान करने के लिए इस ट्रैक का जो है सोलर रूफ का जो है इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद में ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर 2023 को, इसके एडिशनल फैक्ट है ना, मैं इस पेन से लिख दे रही हूँ। 17 सितंबर 2003 हैदराबाद में क्या किया गया है? मुक्ति दिवस मनाया गया है। किस रूप में? तो सिकंदराबाद, हैदराबाद के सिकंदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका न्यूज़ है। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया है? क्योंकि 17 सितंबर क्यों मनाया गया? आखिर क्यों मनाया गया? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को क्या किया गया था? भारतीय संघ का इसको हिस्सा बनाया गया था, भारतीय संघ में शामिल। बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके करंट के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी सिक्किम में डैश पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई है। ऑप्शन ए लहनोक झील, बी लोकतक झील, सी रेणुका झील, डी पालक झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतक झील। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, लहनोक झील। ये लहनोक झील कहाँ पर है? यह सिक्किम में है। लहनोक झील कहाँ है? सिक्किम में। लोकटक झील यहाँ पे आपका मेघालय में है, इसको मत कर दीजिएगा। लोकटक झील कहाँ है? यह लोकटक झील जो है यह मेघालय में है, ये ध्यान रखिएगा।
ओके। और ये आपका लहनोक झील है जो कि सिक्किम में, कहाँ पर, किस नदी पर, तीस्ता नदी बेसिन में क्या हो गया है, अचानक बाढ़ आ गई। काफ़ी इसमें लोगों की डेथ भी हुई है। अभी तो खैर चल ही रहा है, आज के पेपर में भी दिया था कि करीब 8 जवान भी जिनकी की है डेड बॉडीज मिली हैं। तो उत्तरी सिक्किम में, अब बात आती है सिक्किम में। सिक्किम जो है कितने अन्य जो बोला जाए कि किस देश से इसकी सीमा जो है लगी हुई है सिक्किम की। ओके, सिक्किम की सीमा किससे लगी हुई है? तो सिक्किम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो शेप है ना, सिक्किम का जो शेप बना हुआ है वो थंब शेप का, यानी अंगूठे के प्रकार का शेप बना हुआ है। थंब शेप, थंब शेप यानी अंगूठे के प्रकार का शेप है। ओके। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें वेस्ट से कौन है? नेपाल है। नेपाल इसके वेस्ट में है। अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में क्या है? तो आपका चाइना तिब्बत है, चाइना तिब्बत। ओके, नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर साउथ ईस्ट की बात की जाए तो क्या होगा? भूटान, भूटान। अगर साउथ की बात की जाए, क्योंकि नीचे इसका वेस्ट बंगाल है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा था कि किस अन्य देश से लगती है इसकी सीमा, तो किससे किससे लगती है? नेपाल से लगती है, चाइना से लगती है एंड आपके भूटान से लगती है। इसको ध्यान रखना है।
अच्छा, मेरी आप लोगों को ऑडियो नहीं आ रही थी क्या? ऑडियो कितने टाइम से नहीं ऑडियो? जस्ट गिव मी ओनली 2 मिनट्स, मैं ज़रा बैटरी चेंज करूं क्योंकि ये ऑडियो का प्रॉब्लम आएगा। बैटरी चेंज कर लेती हूँ, मुझे केवल 2 मिनट का समय दें आप लोग। ओके, चलिए अब आप लोगों को ऑडियो मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, सॉरी। एक्चुअली अब शायद, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक ऑडियो नहीं आ रही होगी तो फिर से पूरे क्लास को फिर से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ऑप्शन जो है दिया गया है और जो पॉइंट्स है मैंने वो बोर्ड पे लिख दिया है। तो इसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार की मेरी तरफ से शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी एज मच एज आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूँ। अदरवाइज मैं उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट टाइम में फिर जैसे टुमारो मॉर्निंग क्लास लूँगी तो आप लोगों को मैं एक बार बता दूंगी। तो आप लोग के जो भी ऐसे रहेंगे डाउट्स, या फिर अगर सपोज आप लोगों ने, क्योंकि तो रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आज आप लोग नहीं देखा, किसी ने कल देखा, तो जिस स्टूडेंट को किसी दिन भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है नहीं कहीं समझ में, क्योंकि ऑडियो बीच में आई थिंक किसी क्वेश्चन में गायब हो गई होगी, तो प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की 11वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपे कार्ड पर आधारित संयुक्त अरब अमीरात की भुगतान कार्ड योजना को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसका पूछा है कि राइट आंसर क्या होगा, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। क्यों होगा केवल दो, एक क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी सी एक चीज दी गई है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2 दिन की यात्रा पर यूएई गए हुए हैं। पीयूष गोयल ये गए हुए, यानी इनकी वहां पर अध्यक्षता की जा रही है। ये अध्यक्षता में कौन शामिल है? निर्मला सीतारमण की जगह पीयूष गोयल शामिल। बस यही मिस्टेक है जिसके कारण हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया है। तो भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की 11वीं बैठक कौन सी है? यह 11वीं है, इसको भी ध्यान रखना है। ओके, अब बात आती है कि समझौता किस पे हुआ है? रुपे कार्ड पे। आप लोग सभी रुपे कार्ड यूज कर रहे हैं, देखते हैं कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, रुपे कार्ड। तो अब यूएई भी क्या चाह रहा है कि रुपे कार्ड में ही उसकी जो घरेलू कार्ड योजना जो है वो रुपे कार्ड के थ्रू ही वो चलाया जाए, उसमें इसके लिए हेल्प चाहिए इंडिया की। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने डैश में नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग दिया गया है, बस्तर है, रायपुर है, बिलासपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर के कहां पर? जगदलपुर में। बस्तर के जगदलपुर में एनएमडीसी के क्या है? ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को क्या किया है? राष्ट्र को समर्पित किया है। और छत्तीसगढ़ में ये है कहां पर? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी के द्वारा कितने का बजट दिया गया है? 27,000 करोड़ का। 27,000 करोड़ की बजट जो है ये दी गई है। बजट इन द सेंस परियोजना के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? 10 नवंबर, 12 जुलाई, 8 अगस्त, 6 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। इसकी थीम क्या रही? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ये है क्या? सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? एक दिमागी लकवा है ये, दिमागी लकवा। ओके, दिमागी लकवा है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों के किस समूह को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कैथलीन कारिको और ड्र विस्मैन, एलन एस्पेक्टर, वते पाम्बो, एंटोन जिलिंगर और जॉन क्लासर, बैन बनार्के और डगलस डायमंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैटलिन कारिको और ड्र विस्मैन को किया गया है। और ये दोनों कहाँ के? ये हंगरी मूल की हैं, हंगरी मूल, हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर, यानी ये फीमेल है, ये ध्यान रखना है, अमेरिकी प्रोफेसर। ओके, और ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं। दोनों ही अमेरिका से हैं, लेकिन ये जो फीमेल है वो हंगरी मूल की हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर कि इनको किसके लिए दिया गया है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इसके लिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एक फीमेल है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी ये क्या है? फीमेल है। ये इमेज रॉन्ग है यहाँ पर, इस इमेज को मत देखिए, ठीक है? ये इमेज नहीं, सही नहीं है, ये इमेज सही नहीं है, इसको मत देखिएगा, ये रॉन्ग इमेज हो गया है। ये एक्चुअली मेडिसिन के लिए दिया गया है, तो ये, और यहाँ पे जो दिया गया है ये सेम इमेज रिपीट हो गया, केमिस्ट्री वाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया है? एमपी सरकार, उड़ीसा सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो हर घर सौर अभियान यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और कहां से स्टार्ट किया गया है इसको? लखनऊ एंड वाराणसी। एंड वाराणसी। क्यों शुरू किया गया है? लखनऊ एंड वाराणसी से क्यों शुरू किया गया है? ताकि सौर जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना, सौर जागरूकता को बढ़ाने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश खन्ना, मुनीश कपूर, अनिल चौधरी, कमलेश सिंह। तो किसको किया गया है? मुनीश कपूर को, मुनीश कपूर को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2 लॉन्च किया। स्वावलंबन 2 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना। स्वावलंबन 2 है क्या? कि अपने देश में जो भी आपकी जो इससे संबंधित हैं, जैसे हमारे जो उपकरण होते हैं, वो स्वदेश निर्मित होना चाहिए। इसका आरंभ जो किया गया है लास्ट ईयर जुलाई 2022 में, इसका पहला संस्करण को सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें मोदी जी के द्वारा स्प्रिंट चैलेंजेस के बारे में बोला गया था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तरुण सोबती, रणजीत सिंह, विष्णु भागवत, आर हरि कुमार। तो किसने संभाला है नौसेना स्टाफ? तरुण सोबती ने। ठीक है, तरुण सोबती। चलिए नेक्स्ट। 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट फिट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तिरुपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, मदुरै। तो ये कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु के तिरुपुर में, तमिलनाडु के तिरुपुर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को एकोकिक सिटी मैरीलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, करीब 19 फीट की ये प्रतिमा है। और पहली बार भारत के बाहर किसी बोला जाए तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये कहाँ पर? एकोकिक सिटी मैरीलैंड, यानी अमेरिका। ओके, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका में किया जा रहा है। 19 फीट की इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, इमेज ये लोकेट हो रहा है, 19 फीट की किया जा रहा है। ओके, और इसके यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके जो मूर्तिकार रहे हैं या कलाकार, उनका नाम जरूर लिख लीजिए। मूर्तिकार, कलाकार कौन है? राम सुतार। और यहाँ पे एक वर्ड लिखिएगा, स्टैचू। इनकी मूर्ति को किस नाम से जाना जाएगा? स्टैचू ऑफ
इक्वलिटी, इक्वलिटी। ओके, इन्होंने जो पटेल जी की जो मूर्ति बनी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति बनी हुई है, तो उस मूर्ति का निर्माण भी इन्होंने राम सुतार नहीं किया था, राम सुतार। ओके, राम सुतार नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? ऑप्शन है रोशनी नाडट, सुधा मूर्ति, फाल्गुनी नायर, इंदिरा नूई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। और 2014 में इनके पति यानी नारायण मूर्ति को भी ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो है मिल चुका है। कब? इनके पति कौन है? इनके हस्बैंड कौन है? नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति इनके पति हैं। इनको दिया गया है 2014 में यह अवार्ड। ओके, इनको भी मिल चुका है। आजकल बोला जाए तो सुधा मूर्ति एक इंस्पिरेशन है फीमेल के लिए, है ना, सभी फीमेल्स के एक इंस्पिरेशन है। चलिए, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत ने। तो किसने जीता है? भारत ने जीता है, भारत ने। ओके, भारत ने जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नेपाल। नेपाल का कौन सा है? दशरथ स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। दशरथ स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो वहां पर क्या हो गया? जीता तो ये, और इसमें चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव चौधरी के स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघुनिवास सवाल, ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, कैटलिन कार्टिको और डू विस्मिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा। तो किस में दिया गया है? चिकित्सा में दिया गया है, चिकित्सा में दिया गया है। इसके हो चुका है, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गई है तो उसको ध्यान ना दे, मैं करवा। कौन व्यक्ति हाल में ही संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं? मनीष राणा, दीपक योगी, तरुण सोबती, प्रदीप चावला। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण सोबती। किसके स्थान पर? संजय महेंद्रू के स्थान पर। नेक्स्ट क्या है? कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2, 3, 4, 5। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, और वो भी जीवित व्यक्ति को ही, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीवित व्यक्ति को ही। और कितने? मैक्सिमम 3 लोगों को ही। तो भौतिकी का कितने को दिया गया है? 3 को दिया गया। केमिस्ट्री में भी 3 को दिया गया है, केवल चिकित्सा में 2 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बस बॉडी के निर्माण के लिए, जो बस होती है उसके बॉडी के निर्माण के लिए हाल ही में सेवा स्वीकृत मानक मूल उपकरण निर्माताओं यानी IOM और बस बॉडी बिल्डर दोनों पर लागू होंगे। नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जो 2022 में जारी किया गया था, भारत में लगभग 3% जो घटनाएं होती हैं उसके लिए भी बसें जिम्मेदार हैं। कौन सा कोड सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, C 1 और 2, दोनों D, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें दोनों सही है, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई मिस्टेक क्वेश्चन आ गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कलाकार हॉर्वे बाल द्वारा पहली बार विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया गया? 1906, 1999, 2002, 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार 2002 में विश्व मुस्कान कलाकार हार्वे बाल के द्वारा पहली बार 2002 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? ममलापुरम में तट मंदिर, लाल किला, आगरा के किला, अजंता गुफा। तो कौन सा बन गया है यह? तो ये बन गया है ए, आंसर है भारत का ये क्या है? पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल। ममलापुरम में जो तट का मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा नरसिम्हा, राजा नरसिंहा वर्मन द्वितीय के द्वारा। ओके, राजा नरसिंहा वर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। इसको यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है, और इसे भारत का पहला क्या बोला गया है? ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए डैश में और संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पेश करने की मंजूरी दी है।
ओके, समक्का और सरका क्या है, एक ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जो मोदी जी के द्वारा भी रिसेंटली ही इसको घोषित किया भी गया था। ओके, तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस में संशोधन करेगा? 2006, 2007, 2008, 2009। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। मैं क्लास में करवा चुकी थी ये, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ओके, जनजातीय विश्वविद्यालय, एसटी यूनिवर्सिटीज़ की जो बात की गई। एक्चुअली क्या है, ये एक समक्का सरक्का जो है जनजातीय देवी हैं। जो जनजाति होती है ना, उनकी इनको देवी के रूप में मान्यता है, इनकी पूजा की जाती है, देवी है समक्का सरक्का। ओके, तो उन्हीं के नाम से ये यूनिवर्सिटीज़ की जो है स्थापना की जा रही है। भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश श्रीवास्तव, दिनेश खारा, राजेश कुमार, रामास्वामी नारायण। तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इज जो राइट आंसर, रामास्वामी नारायण, ये इनका स्थान लेंगे। और ये जो दिनेश खारा है, इन्होंने क्या किया है, एसबीआई का जो हैंड हेल्ड डिवाइस है ना, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस, इसका अनावरण इन्होंने किया है। किसका? ये एसबीआई का है, इसका अनावरण दिनेश खारा के द्वारा किया गया है। ओके, तो आज की क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देख लिए हैं, पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवीजन किया है। अगर इसके बावजूद कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।